हेलो। मैं सुभाष और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स गुरुजी। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र की जो हमने नई सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें अभी तक 3 वीडियो हम देख चुके हैं, समझ चुके हैं। उनमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम सब अच्छे से समझ चुके हैं। तो लास्ट तीसरे वीडियो में हमने देखा था कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, और वहाँ पर हमने व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र संबंधी इसकी क्या विषय वस्तु उसको कंप्लीट किया था। तो अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है, उसके आगे के जो 2 वीडियो हैं, वीडियो नंबर 1, 2, उसके लिंक भी मैं इस वीडियो में, इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ताकि आप आसानी से उन वीडियो तक पहुँच सकें। तो अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो उनको जरूर देखें, ताकि ये समझ में आए कि इस वीडियो में जो हम टॉपिक जो स्टडी कर रहे हैं वो क्या है, और आप उसको अच्छे से समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं हम अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में। तो अभी तक हमने यह देखा था कि अर्थशास्त्र का क्षेत्र जो है उसको लगभग 3 भागों में बांटा है। पहला जो है वो है अर्थशास्त्र की विषय वस्तु, वो हमने कंप्लीट कर लिया कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को 2 भागों में बांटा है, समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र। उसमें अंतर क्या है, व्यष्टि और समष्टि के प्रकार क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है, वो हमने अभी तक कंप्लीट देखा है। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट्स का, अर्थशास्त्र की प्रकृति। तो अर्थशास्त्र की प्रकृति जो है, बहुत से अर्थशास्त्री मानते हैं कि अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है, किस प्रकार का है अर्थशास्त्र, इसका नेचर क्या है, वो हमें यहाँ पर देखना है। तो बहुत से अर्थशास्त्री कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो है वो विज्ञान है। तो विज्ञान है तो कैसे, उसको हम समझते हैं। देखते हैं यहाँ पर, अर्थशास्त्र विज्ञान है तो विज्ञान ज्ञान का क्रमबद्ध एवं नियमबद्ध अध्ययन है। सबसे पहली बात आती है, विज्ञान क्या है। विज्ञान ज्ञान का क्रमबद्ध एवं नियमबद्ध अध्ययन है, यानी हम जब सिस्टमेटिक स्टडी करें, एक क्रमबद्ध रूप से किसी भी समस्या का अध्ययन करें, यह है तो क्या है, पहले क्या थी और क्या होगा, इसके बारे में जब हम अध्ययन करें तो वो विज्ञान हो गया। तो कुल मिलाकर हमें आप क्या देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत किसी कार्य के कारण और परिणाम के मध्य संबंध स्थापित किया जाता है। यानी अभी वर्तमान में कोई भी स्थिति है तो उसका कारण क्या है, आज जो परिणाम उसका कारण क्या रहे, इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो वो विज्ञान है। तो इस प्रकार से अर्थशास्त्र को भी यहाँ पर विज्ञान कहा गया है। क्यों कहा गया है, सबसे पहला बिंदु जो है वह यह है कि अर्थशास्त्र में आर्थिक घटनाओं से संबंधित तथ्यों का क्रमबद्ध तरीके से एकत्रित किया जाता है। इन तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण क्रमबद्ध ढंग से किया जाता है। मेन बात यह है कि क्रमबद्ध सिस्टमेटिक वैसे चलते हैं। जैसे कि आज यदि अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति है तो यह क्यों, इसके पीछे क्या कारण रहे हैं, उसका सिस्टमेटिक हम अध्ययन करते हैं। आज यदि अर्थव्यवस्था में तेजी की स्थिति है तो क्यों है, इसके पीछे सरकार ने क्या कदम उठाए, क्या कारण रहे, उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो जाहिर है यह भी एक विज्ञान हो गया, क्रमबद्ध रूप से हम अध्ययन कर रहे हैं। फिर सेकंड पॉइंट, विज्ञान के समान अर्थशास्त्र में भी किसी कार्य के कारण एवं परिणाम के पारस्परिक संबंध स्थापित करके नियमों का निर्माण किया जाता है। सबसे मेन बात देखिए, मांग का नियम, हम आगे पढ़ेंगे कि मांग का नियम क्या है। जनरली आपने देखा होगा कि सामान्यतः बाजार में यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा अथवा उसकी मांग कम हो जाती है। सामान्यतः ये होता है। तो यदि किसी वस्तु की मांग कम हुई है तो कम क्यों हुई है, क्योंकि उस वस्तु की कीमत बढ़ गई। तो कारण और परिणाम को हम यहाँ पर जोड़कर, इसमें संबंध बताकर मांग का नियम बता दिया कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मांग मात्रा में विपरीत अथवा ऋणात्मक संबंध होता है। अब ये नियम क्या, आपको अभी समझ में नहीं आएगा। सामान्य स्थिति मैंने आपको बताई, जब हम आगे बढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि वास्तविक स्थिति क्या होती है। मतलब ये मांग का नियम क्या है, इसको हम कैसे अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि विज्ञान है। फिर तीसरा पॉइंट क्या बता रहा है यहाँ पे, इसमें विज्ञान के समान अर्थशास्त्र में भी आर्थिक घटनाओं की जांच प्रयोग द्वारा संभव है। आर्थिक घटनाओं की जांच मतलब कोई भी आर्थिक घटना अर्थव्यवस्था में हो रही है, जैसे कि बेरोजगारी बढ़ गई है तो वो क्यों बढ़ी है, उसकी जांच हम कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ रोजगार के साधनों में कमी हुई थी, कहाँ कहाँ उद्योग धंधे कम हुए थे, कहाँ निवेश में कमी हुई थी, उसके कारण। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अर्थशास्त्र विज्ञान है। फिर फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि आर्थिक नियमों की सत्यता की जांच प्रयोगों के माध्यम से संभव है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया मांग का नियम। मांग का नियम क्या बताता है कि जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की मांगे जाने वाली मात्रा कम हो जाती है। आप भी जानते हैं कि बाजार में आप जब कभी किसी वस्तु की मांग आप करते हैं तो उसकी कीमत को देखते हैं। जैसे कीमत बढ़ती तो आप मांग कम कर देते हो, कीमत घटती तो मांग बढ़ा देते हो। सब्जियों को ले लें तो इस प्रकार से यहाँ पर जो भी नियम हैं अर्थशास्त्र के, उनको हम जान सकते हैं। विज्ञान के नियमों को हम उसकी जो प्रयोगशालाएं हैं, लेबोरेटरी हैं, जैसे केमिस्ट्री लैब है, फिजिक्स लैब है, बायो लैब है, उनको हम उसमें प्रैक्टिकली वैसे देख सकते हैं, उसके जो लॉज हैं वो वास्तव में सही है या नहीं है। उसी प्रकार से अर्थशास्त्र के जो नियम हैं
उनको भी हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं, किसी वस्तु की कीमत को बढ़ाकर या घटाकर जांच कर सकते हैं कि वास्तव में नियम लागू हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। फिर उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है आर्थिक नियमों के आधार पर आर्थिक घटनाओं के संबंध में भविष्यवाणी करना। अब जैसे जैसे कि विज्ञान में होता है, विज्ञान में हम मानते हैं कि यदि कोई लोहे की वस्तु बाहर पड़ी रहेगी बारिश में तो उस पर पानी लगेगा और जंग आ जाएगा। ये केमिकल रिएक्शन है, ये नियम बता रहा है। उसी प्रकार से अर्थशास्त्र में भी यही है कि जब किसी वस्तुओं की मांग अर्थव्यवस्था में बढ़ेगी तो उसके उत्पादन क्या प्रभाव पड़ेगा, या किन्हीं वस्तुओं की कीमत अगर बढ़ेगी या घटेगी उसकी मांग पर आने वाला प्रभाव क्या होगा। तो इस प्रकार से हम इसमें भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर यदि अर्थव्यवस्था में मानसून अच्छा रहेगा, बारिश अच्छी रहेगी, तो अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि सब आपस में लिंक है, जुड़े हुए हैं। मानसून अच्छा रहेगा तो किसानों को अच्छे दाम मिलेंगे, अच्छी फसल होगी, उनको अगर अच्छे दाम मिलेंगे, उनको आय मिलेगी, तो समस्त प्रकार की वस्तुओं की मांग होगी। उन्हें भी मोबाइल चाहिए, उन्हें भी ट्रैक्टर, कार, स्कूटर, बाइक, स्कूटी, मकान, मोबाइल, सबकी मांग बढ़ेगी अर्थव्यवस्था, उन्हें भी सब चीज़ें चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम देखा कि अर्थशास्त्र क्या है, मतलब अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है, उसमें हम माना कि विज्ञान है। ठीक है। अब वापस बात आती है कि विज्ञान जो होता है दो भागों में बांटा जाता है, एक तो वास्तविक विज्ञान और आदर्शात्मक विज्ञान। अब बात आती है कि अर्थशास्त्र कौन सा विज्ञान है। क्या अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है या अर्थशास्त्र आदर्शात्मक विज्ञान है, उसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट जो है वो है अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान के रूप में। ठीक है। वास्तविक विज्ञान क्या है? तो वास्तविक विज्ञान को हम यथार्थमूलक अध्ययन विज्ञान भी कहते हैं। तो वास्तविक विज्ञान वस्तु स्थिति का ज्ञान कराता है, यह क्या था, क्या है, क्या होगा के बारे में बताता है। ठीक है। तो इसके संबंध में यह हल प्रदान करता है कि यह तथ्यों तथा समस्याओं के संबंध में कोई भी समाधान तथा मूल्य निर्णय प्रदान नहीं करता। यह किसी विषय के बारे में सिर्फ यह बताता है कि वह अच्छा है या बुरा। वास्तविक विज्ञान किसी घटना के संबंध में कारण तथा परिणाम को व्यक्त करता है, बस। अर्थशास्त्र भी वास्तविक विज्ञान। तो अभी तक हमने देखा है कि वास्तविक विज्ञान क्या होता है। तो वास्तविक विज्ञान क्या है? यानी यह बताता है कि क्या था, क्या है और क्या होगा पर इसका मेन फोकस होता है। ये नहीं बताता है कि अभी ये क्या है तो क्या होना चाहिए, अभी जो स्थिति है वह सही है या गलत, इसके बारे में नहीं बताता है। मूल्य निर्णय नहीं बताता है, क्या होना चाहिए ये नहीं बताता है। जो चीज है क्यों है और वो है तो क्या होगी, इसलिए इसको हम वास्तविक विज्ञान कहते हैं। तो अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान कैसे, वो हम देखते हैं पहले, तब आपको समझ में आएगा। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं, जूम। तो अर्थशास्त्र भी वास्तविक विज्ञान है क्योंकि इसके अंतर्गत किसी कार्य के कारण तथा परिणाम के संबंध स्थापित करके नियमों का निर्माण किया जाता है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम क्या है का अध्ययन करते हैं अथवा किसी आर्थिक समस्या का विभिन्न नियमों के सिद्धांतों और मॉडलों की सहायता किस प्रकार हल किया सकता है का अध्ययन करते हैं। जैसे कि अर्थव्यवस्था में अभी बेरोजगारी की स्थिति क्या है, या बेरोजगारी स्थिति पहले क्या थी, और यही चलता रहा तो भविष्य में क्या होगी। इसका मतलब क्या है, क्या होगा और क्या था, इन तीनों के बारे में अध्ययन जो है हम अर्थशास्त्र में करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं हम, जैसे कि जनसंख्या। वर्तमान में जनसंख्या की स्थिति अभी क्या है? ठीक है। जैसे कि वर्तमान अभी चल रहा है 2020 वर्तमान में जनसंख्या की स्थिति क्या है, पहले इसकी स्थिति क्या थी 50 में, और आने वाले 30 साल में यानी 2050 में क्या स्थिति हो जाएगी। यदि हम सिर्फ इसकी स्थिति कर रहे हैं तो वो हो जाएगा सिर्फ यथार्थमूलक अर्थशास्त्र या फिर वास्तविक विज्ञान कहेंगे, या इसको अर्थशास्त्र को वास्तविक अर्थशास्त्र कहेंगे। इसी प्रकार से 1950 में बेरोजगारी की स्थिति क्या थी, वर्तमान 2020 में क्या स्थिति है, और इसी प्रकार चलता रहा 2050 में क्या होगी, बस इसका अध्ययन कर रहे हैं। इससे संबंधित हम मॉडल, यानी वर्तमान में जो दर चल रही, भविष्य में जो दर थी, उस दर के आधार पर भविष्य में क्या स्थिति हो जाएगी, इन मॉडलों का जब अध्ययन कर रहे हैं, इसका जब सहारा ले रहे हैं, तो वो कहलाता है यहाँ पर वास्तविक विज्ञान। ओके। फिर आगे बढ़ते हैं, अर्थशास्त्र आदर्श मूलक विज्ञान के रूप में अथवा आदर्श विज्ञान। तो सबसे पहले समझते हैं कि आदर्श विज्ञान होता क्या है। आदर्श विज्ञान किसी कार्य की वस्तु स्थिति का ज्ञान कराने के साथ साथ क्या होना चाहिए प्रश्न का उत्तर भी प्रदान करता है। यह किसी विषय के दोष एवं उनके निवारण के उपायों के बारे में बताता है, तथा यह किसी कार्य के कारण एवं परिणाम के संबंध में उचित तथा अनुचित, अच्छाई या बुराई के बारे में बताता है। यानी
यहाँ पर बात आ रही है आदर्श विज्ञान, आदर्शात्मक विज्ञान। आदर्शों की बात आ गई, आदर्शों की बात आ गई, इसका मतलब वास्तव में जो स्थिति है वह सही है गलत, उसको आंकना। सही नहीं है तो उसको सही कैसे करना, मतलब क्या होना चाहिए, अभी जो वर्तमान में स्थिति है इसको दूर कैसे करना चाहिए। जैसे कि अभी अर्थव्यवस्था में देखने की मंदी का दौर है कोरोना के कारण, तो इससे बाहर कैसे निकलना चाहिए, सरकार को क्या क्या कदम उठाने चाहिए, आर्थिक पैकेज क्या लाने चाहिए जिससे कि अर्थव्यवस्था वापस पटरी में आ सके। तो कुल मिला के वास्तविक विज्ञान में वस्तु स्थिति का अध्ययन करते हैं कि अभी जो वर्तमान स्थिति है वो पहले क्या थी, अभी है क्या है और क्या होगी। जबकि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र में मूल्य निर्णय आ जाते हैं, जो वर्तमान में स्थिति है उसको कैसे सही करना देखना हम यहाँ पर। आदर्श मूलक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र में हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि किसी समस्या के समाधान के लिए जो सिद्धांत या मॉडल अपनाया गया है वह इच्छित अथवा आवश्यक है या नहीं। हम इसके अंतर्गत यह अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार आर्थिक समस्याओं को हल किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में इससे अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए और क्या आवश्यक है तथा क्या नहीं, इसके बारे में बताते हैं। जैसे कि उदाहरण देखते हैं, यहाँ पर उदाहरण दे रखे हैं आपके कि राष्ट्रीय आय का स्तर क्या होना चाहिए। अभी वर्तमान में रोजगार की स्थिति देखते हुए या बेरोजगारी की स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय आय का स्तर क्या होना चाहिए, मजदूरी दर क्या होनी चाहिए ताकि सभी लोगों को जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी अच्छे तरीके से प्राप्त हो सके। या देश में लोगों के मध्य जीडीपी का किस प्रकार से आवंटन किया जाना चाहिए, जो पूरी सकल घरेलू उत्पाद है अपने देश की जो राष्ट्रीय आय है उसका वितरण किस प्रकार से करें ताकि समाज का हर वर्ग जो है उसे आय प्राप्त हो और हर वर्ग आगे बढ़े और असमानता पैदा नहीं हो। तो कुल मिला के अभी तक हमने देखा कि वास्तविक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र आर्थिक समस्याओं का अध्ययन इस रूप में करता है कि वर्तमान में जो आर्थिक समस्या है वो क्या है, पहले क्या थी और यही चलता रहा तो भविष्य में क्या हो जाएगा, क्या होगी। जबकि आदर्शात्मक अर्थशास्त्र के रूप में या आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र क्या बताता है कि जो आर्थिक समस्याएं हैं उनको दूर कैसे करना चाहिए, जिन आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए जो मॉडल अपनाए गए हैं, जो उपकरण अपनाए गए हैं, क्या वो मॉडल, क्या वो उपकरण, क्या वो योजनाएं सही हैं या नहीं है, उनको आंकना। तो कुल मिलाकर अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्रियों का एक ग्रुप तो यह अध्ययन करता है कि जो आर्थिक समस्याएं हैं वो क्या हैं, पहले क्या थी और ये चलता क्या होगा उसके बारे में बताता है। और दूसरा ग्रुप यह भी बताता है कि उन आर्थिक समस्याओं को दूर कैसे करना चाहिए, उन समस्याओं को दूर करने के लिए जो नीति, जो योजनाएं, जो उपकरण वर्तमान में प्रयोग में लाए गए हैं क्या वो सही हैं या नहीं है, इसके बारे में हम देखना है। ठीक है, तो अब बात आती है इसका सेकंड व्यू पॉइंट। अभी तक हमने देख लिया कि अर्थशास्त्र विज्ञान है और अर्थशास्त्र विज्ञान होने के साथ साथ क्या है, आदर्शात्मक विज्ञान भी है और वास्तविक विज्ञान भी है। तो अर्थशास्त्र अब कला के रूप में, तो सबसे पहले बात आती है कला क्या है। कला से आशय किसी कार्य को करने की सर्वोत्तम विधि से, यह ज्ञान की वह शाखा है जो निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न रीतियों का ज्ञान कराती है। कला न केवल वास्तविक तथ्यों को व्याख्या प्रदान करती है वरन विभिन्न समस्याओं के समाधान के उपाय भी बताती है। यह क्या है और क्या होना चाहिए के मध्य संबंध स्थापित करती है। मेन बात यह है, ये क्या बताती है कि क्या है और क्या होना चाहिए के मध्य संबंध बताती है। कला किसी भी कार्य को करने की सर्वोत्तम विधि जो है वो कला है। कलाएं बहुत से प्रकार की होती है, खाना खाने की कला, लिखने की कला, बोलने की कला, सब प्रकार की कलाएं होती है। किसी भी कार्य करने की जो शैली है उसको हम कला कहते हैं। तो कला वास्तविक तथ्यों की व्याख्या प्रदान करती है, वास्तव में जो हमारे पास जो तथ्य आए हैं वो वास्तव में क्या है, क्यों है, कैसे आए हैं, उसके बारे में बताता है। अब क्या है और क्या होना चाहिए के बीच में संबंध स्थापित करती है, ये दोनों के बीच में एक पुल का काम करती है। जैसे कि फिल्म देख लेते हैं अर्थशास्त्र कला कैसे, फिर बताता हूँ आपको मैं। तो आधुनिक युग में अर्थशास्त्र का कला के रूप में तेजी से विकास हो रहा है। आर्थिक समस्याओं के विश्लेषण तथा व्यवहारिक समस्याओं के समाधान में कला महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अर्थशास्त्र की विभिन्न शाखाएं उपभोग, उत्पादन तथा सार्वजनिक वित्त आदि विभिन्न आर्थिक समस्याओं के प्रति व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करते हैं। यह विभिन्न आर्थिक समस्याओं के समाधान में मदद करता है और हम दैनिक जीवन में इनका सामना करते हैं। सिंपल सी बात है, जैसे कि अर्थव्यवस्था को लें कि अर्थव्यवस्था में बहुत बड़े लेवल पर बेरोजगारी है, तो उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए सरकार ने एक योजना बना ली, एक मॉडल बना लिया, एक योजना निकाल दी
जैसे कि भारत में देखें तो नरेगा, महानरेगा, ठीक है। मतलब क्या है का हमने स्टडी कर ली, क्या होना चाहिए, इसकी बजाय अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी को दूर करने के लिए महानरेगा का योजना बना दी। तो यह एक कला है ना, किस प्रकार से बेरोजगारी दूर करने के लिए मॉडल बनाया है, और साथ साथ उस मॉडल को अप्लाई कैसे करेंगे, क्या होना चाहिए, मतलब इतने लोगों को काम मिलना चाहिए, यहाँ यहाँ यह फैलना चाहिए। तो जो मॉडल बनाया है महानरेगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसको लागू कैसे करेंगे, यह भी तो एक तरीका होना चाहिए ना। सिर्फ अध्ययन कर लिया समस्या का कि बेरोजगारी समस्या क्या है, इसको दूर कैसे करना चाहिए, उसको दूर करने के लिए जो उपकरण बनाया है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इसके लिए कला तो आवश्यक है ना। इसलिए हम कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो है वो कला भी, जो भी उपकरण, जो भी मॉडल आर्थिक समस्याओं को दूर करने के लिए बनाए गए हैं, वो कैसे बनाए हैं, और बनाने के बाद उनको लागू कैसे करना अर्थव्यवस्था में, उनका क्रियान्वयन कैसे करना है, यह कला का पार्ट आ जाता है। ओके, तो अब हम देखते हैं निष्कर्ष। अभी तक हमने डिटेल में माना है कि अर्थशास्त्र विज्ञान भी है, अर्थशास्त्र कला भी है, अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान भी है, साथ साथ अर्थशास्त्र आदर्शात्मक विज्ञान भी है। तो निष्कर्ष देखते हैं हम यहाँ पर, अर्थशास्त्र कला एवं विज्ञान दोनों है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र विज्ञान के साथ साथ कला भी है। विज्ञान के रूप में यह वास्तविक आदर्श विज्ञान दोनों ही है। आधुनिक अर्थशास्त्र का कार्य केवल नियमों का निर्माण करना ही नहीं, वरन उसके आदर्शों की स्थापना एवं आदर्शों को प्राप्त करने के उपाय बताने का कार्य करना पड़ता है। प्रोफेसर चैपमैन के अनुसार अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान के रूप में आर्थिक तथ्यों पर यथावत अध्ययन करता है। आदर्श विज्ञान के रूप में यह क्या होना चाहिए का आदर्श प्रस्तुत करता है, और यह एक कला के रूप में इच्छित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए साधन एवं उपायों की खोज करता है। देखो बात आ गई ना, तीनों तथ्यों का अध्ययन करना मतलब वास्तविक विज्ञान, फिर उन तथ्यों को दूर कर, मतलब तथ्य सही नहीं है, जो समस्याएं सही नहीं, उसको कैसे सही करना है, आदर्शात्मक विज्ञान, और उनको सही करने के लिए कौन कौन से उपकरण बनाने हैं, कौन से नियम बनाने हैं, कौन से उद्देश्य, जो उद्देश्य रखे उनको कैसे पूर्ति करना है, तो कला की आवश्यकता यहाँ पर पड़ती है। तो इसका मतलब अर्थशास्त्र यहाँ पर कला भी है। ठीक है, तो अभी तक हमने अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में देखा है कि अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है, अर्थशास्त्र किस प्रकार का है। अब जो इसके दो पार्ट है, अभी तक हम इसको देख चुके हैं। पहला पार्ट था इसकी विषय वस्तु, वो डिटेल में देख ली। फिर उसके बाद इसकी प्रकृति, विज्ञान है कि कला है, दोनों है, वो भी हम देख चुके हैं। अब किसी भी विषय से संबंधित इसका तीसरा क्षेत्र, उसकी कमियां। तो अर्थशास्त्र की हम कमियों को यहाँ पर लेते हैं कि अर्थशास्त्र की कुछ कमियां भी हैं। हालांकि अर्थशास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है, पर यह भी एक परिपूर्ण नहीं है, इसकी भी कुछ कमियां हैं, यह भी कुछ सीमाओं में बंधा हुआ है। तो वो कमियां क्या हैं? सबसे पहली कमी आप देख रहे हैं, अर्थशास्त्र एक प्रकार का सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि आर्थिक क्रियाएं होती है समाज में, अर्थव्यवस्था में, तो इस प्रकार से ये एक सामाजिक विज्ञान है, और इसके नियमों को हम किसी भी प्रयोगशाला में नहीं देख सकते। जबकि विज्ञान के नियमों को तो हम केमिस्ट्री लैब है, फिजिक्स लैब है, उसमें डिटेल में अच्छे से उनको कंफर्म कर सकते हैं, व्यवहारिक रूप से ला सकते हैं। जबकि अर्थशास्त्र के नियमों की जो प्रयोगशाला है वो है पूरा समाज, बाजार, और इसकी कुछ सीमाएं हैं, तो इसके प्रयोग जो है डिटेल में या वास्तविक रूप से हम नहीं देख सकते हैं। फिर बात आती है कि अर्थशास्त्र के नियम एवं सिद्धांत भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र के नियमों एवं सिद्धांतों की तरह इतने सही नहीं होते, मतलब फिक्स है। फिजिक्स में तो बताया गया है कोई भी वस्तु कितनी फोर्स से फेंकी गई तो वो कितने समय बाद, क्या उसका घर्षण है, उस नियम के अनुसार कितने समय बाद वो रुकेगी या कितनी स्पीड से वो जाएगी। परंतु अर्थशास्त्र में हम ये नहीं बता सकते। अर्थशास्त्र में ये बता सकते हैं कि नियम है कि कीमत बढ़ने से मांग घटेगी, पर कितनी घटेगी, आवश्यक नहीं कि उतनी उतनी घटे, हर वस्तु की मांग उतनी घटे। तो जितने नियम, मतलब भौतिक शास्त्र और रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री और फिजिक्स के जो नियम जितने वास्तविकता लिए होते हैं, सही होते हैं, उतने वास्तविकता, उतने सही नियम अर्थशास्त्र में नहीं होते हैं। उसकी कुछ बाधाएं हैं, कुछ सीमाएं हैं। फिर लास्ट थर्ड, अर्थशास्त्र में या अर्थशास्त्र के नियम या सिद्धांतों में पूर्ण शुद्धता नहीं होने के कारण इन पर कम विश्वसनीयता देखने को मिलती है। यानी अर्थशास्त्र में जो नियम हैं, इसके जो नियम हैं वो इतने पूर्ण सिद्ध नहीं होते हैं, इसलिए इसकी विश्वसनीयता जो है वो भी कम हो जाती है। जैसे कभी हमने देखा कि कीमत बढ़ने पर मांग घटेगी, नियम है, पर यह नहीं पता है कि कितनी घटेगी वास्तव में, तो फिर इसकी विश्वसनीयता जो है वो अपने आप यहाँ पर कम हो जाती है। तो इसकी सीमाएं हैं, परंतु बहुत ही कम है। आज हम देख रहे हैं कि अर्थशास्त्र का बहुत
अधिक महत्व है। विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हैं, चाहे वो सामाजिक हैं, चाहे वो धार्मिक हैं, चाहे वो किसी प्रकार की गतिविधि, वो आर्थिक रूप से कहीं न कहीं जुड़ी हुई है। हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है। तो इसलिए अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है, इसकी जो विषय वस्तु है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह सब्जेक्ट बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में आप इतना ही। आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे कि अर्थशास्त्र के विश्लेषण की विधियां कौन कौन सी, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से हम अर्थशास्त्र के नियमों का अध्ययन करते हैं, किस बेस पर अर्थशास्त्री आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है वो आप अच्छे से रिकेप करिएगा, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में उसको शेयर करें। और हाँ, चैनल के आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आने वाले वीडियो के जो लिंक है वो आपको अच्छे से जल्दी और आसान तरीके से मिल जाए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग टॉमिस गुरुजी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।